अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हम पढ़ रहे हैं फार्माकोलॉजी फार्मेसी टेक्नीशियन के यूनिट 3 में हमने एडर्जिक एगोनिस्ट के बारे में पढ़ा है। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने एडर्जिक सिस्टम यानी सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग्स के बारे में पढ़ा जो कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की मिमिक करती हैं या सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की कॉपी करती हैं या सिंपैथी शो करती हैं। ऐसी ड्रग्स जो थी वो एपिनेफ्रिन के बारे में हमने पढ़ लिया। जो आज की हमारी ड्रग है वो एम्फेटामाइन है और अब एम्फेटामाइन के बारे में हम पढ़ेंगे कि ये एडर्जिक सिस्टम पे जो है वो एक्ट करने वाली ऐसी ड्रग है जो कि डायरेक्ट एक्टिंग नहीं करती बल्कि इसकी इनडायरेक्ट एक्टिंग है। इनडायरेक्ट एक्टिंग इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे तो पता चलेगा कि किस तरह से जो है ये एनर्जी का एगोनिस्ट है या सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग है, किस तरह से सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को इन्हांस कर रही है या कि उसकी कॉपी कर रही है। तो स्टूडेंट्स चलते हैं व्हाइट बोर्ड की प्रेजेंटेशन की तरफ। और सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं स्टूडेंट्स, याद रहे कि हमारी बॉडी के तमाम बायोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो एक ख़ास ऑप्टिमम लेवल पे चल रही हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो ऑप्टिमम लेवल पे चल रही हैं। हमारी बॉडी के बाकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं वो भी तमाम के तमाम जो है वो एक ख़ास ऑप्टिमम लेवल पे काम कर रहे हैं। जब कभी स्टूडेंट्स ऐसा होता है कि इस ऑप्टिमम लेवल पे बॉडी की कोई भी एक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है तो उसको कहते हैं हाइपर कंडीशन। यहाँ पे मैंने वाइट बोर्ड में थोड़ा आप जो है वो यहाँ पे एक लाइन लगाई हुई है। सबसे पहले देखें कि ये मैंने ऑप्टिमम लेवल की एक लाइन लगाई। फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी के तमाम फिजियोलॉजिकल जो फंक्शन है, एक्टिविटीज़ है, वो ये ग्रीन लाइन शो कर रहे हैं कि ये नॉर्मल ऑप्टिमम लेवल पे काम कर रहे हैं। स्टूडेंट्स हमारी बॉडी में जब भी कोई एक्टिविटी इस ऑप्टिमम लेवल से ज़्यादा हो जाती है, फ़र्ज़ करें कि ये रेड लाइन जो है ऑप्टिमम लेवल से ज़्यादा एक्टिविटी हो गई है, उसकी एग्जांपल है कभी कभी जो है वो ट्रेकिकार्डिया हो जाता है, हार्ट रेट का ज़्यादा हो जाना या हाई ब्लड प्रेशर का ज़्यादा हो जाना, टेम्परेचर का ज़्यादा हो जाना। ये तमाम एक्टिविटीज़ जो कि हमारे नॉर्मल ऑप्टिमम लेवल से ज़्यादा हो जाती हैं इनको कहते हैं हम हाइपर कंडीशन। और कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ बॉडी की एक्टिविटीज़ डिप्रेशन कंडीशन में चली जाती हैं, यानी वो नॉर्मल से भी नीचे आ जाती हैं। अब कोई भी मैं आपको बता दूं कि कोई भी जो फार्माकोलॉजिकल ड्रग है, कोई भी जिस्म के अंदर नया एक्शन शो नहीं करती, वो कई तरीक़ों से काम कर रही होती है। पहले से मौजूद जो एक्शंस हैं उनको या तो वो स्टिमुलेट कर रही होती है या उनको इनहिबिट कर रही है। अगर वो नॉर्मल कंडीशन जो है वो अगर वो हाइपर हो चुकी है तो उसको इनहिबिट करेगी, अगर वो डिप्रेशन कंडीशन में है तो उसको स्टिमुलेट करेगी। तो स्टूडेंट्स यही एम्फेटामाइन ऐसे ही ड्रग है जो कि हमारे डिप्रेशन कंडीशन जो कि नॉर्मल जो से भी बिलो लेवल पे आ चुकी है उसको ये क्या करेगी, स्टिमुलेट करेगी और इसको लेकर आएगी नॉर्मल कंडीशन तक। यानी जो डिप्रेशन कंडीशन है उसको हम नॉर्मल कंडीशन में लेकर आएंगे एम्फेटामाइन की मदद से। यानी हम कह सकते हैं कि ये एक साइकोमोटर स्टिमुलेंट है। यानी साइकोमोटर स्टिमुलेंट कहने का मकसद मेरा ये है कि साइकोमोटर, अगर यहाँ पे दो वर्ड हैं, दो वर्ड्स का पे अगर गौर करें तो साइकोमोटर, मोटर एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ हैं जब कोई भी हमारा सेंसी नर्व्स हमारी बॉडी से पैगामात हमारे ब्रेन तक लेकर जाता है और हमारा ब्रेन जो है उस पर प्रोसेस करता है और फर्दर जो है उसको एक्शन के लिए तैयार करता है। तो ऐसी एक्टिविटीज़ कहलाती हैं मोटर एक्टिविटीज़। और साइकोमोटर एक्टिविटीज़ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो कि यानी हमारे ब्रेन से या हमारी थिंकिंग से या हमारी साइकी से मुंसलिक हैं। स्टूडेंट्स ऐसे ही जो साइकोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हैं वो डिप्रेशन कंडीशन में जाएंगी तो एम्फेटामाइन उनको स्टिमुलेट करेगा और उनको नॉर्मल कंडीशन में लेकर आएगा। कभी कभी स्टूडेंट डिप्रेशन कंडीशन के बारे में आपने देखा होगा कि कभी कभी आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में बिज़ी होते हैं, आपको नींद आना शुरू हो जाती है, आप क्या लेते हैं, चाय ले लेते हैं, कॉफ़ी ले लेते हैं या कोई ऐसा सब्सटेंस ले लेते हैं जो कि आपकी नॉर्मल जो डिप्रेशन कंडीशन में एक्टिविटीज़ हैं CNS की वो बूस्ट हो जाती हैं तो आपकी नींद उड़ जाती है। स्टूडेंट ऐसी ड्रग्स या ऐसे सब्सटेंसेस जो कि डिप्रेशन कंडीशन से
जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की एक्टिविटीज़ को इन्हांस करते हैं और लेकर जाते हैं ऑप्टिमम लेवल तक। ऐसी ड्रग्स को या ऐसे सब्सटेंसेस को कहते हैं स्टिमुलेंट। और स्टिमुलेंट की बहुत बड़ी एग्जांपल जो है मैं आपको टी के बारे में बता चुका हूँ, कोकीन के बारे में कैफीन प्रेजेंट है जो टी के अंदर या कॉफ़ी के अंदर जो है वो कैफीन प्रेजेंट है, ये भी एक सीएनएस स्टिमुलेंट है। इस तरह मतलब कुछ कोका कोला या स्टिंग्स की बोतल है, उसके अंदर कोकीन प्रेजेंट है, ये भी एक स्टिमुलेंट है। या इसके अलावा कुछ लोग जो है वो अपने आप को कॉन्शियस कंडीशन में रखने के लिए स्टिमुलेंट लेते हैं, जिस तरह स्मोकिंग कर रहे होते हैं लेकिन स्मोकिंग के जो बैड इफ़ेक्ट हैं, इसलिए बैड इफ़ेक्ट की वजह से हम कह सकते हैं कि ये एक अच्छा स्टिमुलेंट नहीं है। इसी तरह स्टूडेंट्स, अगर हमने डिप्रेशन कंडीशन से इसको इन्हांस करके ऑप्टिमम लेवल तक लेकर आना है, तो ये जो है कोकीन ये दूसरे स्टिमुलेंट की तरह पे, कोकीन की तरह पे एम्फेटामाइन भी काम करेगी, जैसा कि कैफीन है, कोकीन है। ये जो है ये ऐसा स्टिमुलेंट है जो कि डिप्रेशन कंडीशन से हमें निकालेगा। अब देखते हैं जो है आप जो कीवर्ड्स मैंने बुक से लिए हुए हैं उनके मुताबिक देखते हैं कि उनके अकॉर्डिंगली वो बुक हमें क्या कह रही है या वो टर्मिनोलॉजी हमें क्या कह रही है। सबसे पहले स्टूडेंट्स देखें तो ये नॉन कैटिकोलामाइनर्जिक अमाइन है, यानी इसको कैटिचोलामाइनर्जिक भी कहते हैं, कैटिचोलामाइन भी कहते हैं, इसको कैटिकोलामाइन भी कहेंगे। यानी स्टूडेंट्स ये याद रहे कि कैटिकोलामाइंस ऐसी ड्रग्स हैं जो कि इनडायरेक्ट एक्टिंग करती हैं एड्रेनर्जिक सिस्टम पे, यानी एड्रेनर्जिक के एगोनिस्ट जो डायरेक्ट एक्टिंग वाले हैं उनको कहेंगे कैटिकोलामाइन। कैटिकोलामाइन में 5 कैटिकोलामाइंस है जो कि नेफ्रीन है, एपिनेफ्रीन है, एड्रेनालिन है, नॉर एड्रेनालिन है और इसमें डोपामाइन भी आता है। अब स्टूडेंट्स जो नॉन कैटिकोलामाइन ड्रग्स हैं वो ऐसी ड्रग्स हैं जो कि डायरेक्ट एक्टिंग भी करती हैं, इनडायरेक्ट एक्टिंग भी करती हैं और डुअल एक्टिंग करती हैं। यानी इसमें डिफरेंशिएट अगर आप करें तो कैटिकोलामाइन ऐसी ड्रग्स हैं जो कि एड्रेनर्जिक सिस्टम पे डायरेक्ट एक्टिंग करती हैं, उसको एड्रेनर्जिक सिस्टम के एगोनिस्ट जो हैं वो सिम्पैथोमाइमेटिक हैं, यानी डायरेक्ट एक्टिंग करके उसकी मीमिंग करती हैं। जबकि नॉन कैटिकोलामाइन ड्रग्स ऐसी ड्रग्स हैं जो कि एड्रेनर्जिक सिस्टम की एगोनिस्ट हैं, लेकिन ये डायरेक्टली भी काम करती हैं, इनडायरेक्टली भी काम करती हैं और यानी ये डुअल तरीका से काम करती हैं, यानी एड्रेनर्जिक सिस्टम की कॉपी करती हैं, यानी एड्रेनर्जिक सिस्टम पे काम करती हैं, सिम्पैथोमाइमेटिक हैं, लेकिन ये डुअल कैटेगरी की ड्रग्स हैं। वो कैसे हैं मैं आपको बता देता हूँ। अब स्टूडेंट्स देखते हैं सबसे पहले इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। एम्फेटामाइन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है यहाँ पे सिंपल मैंने डायग्राम ड्रा किया हुआ है। यहाँ से देखते हैं कि ये डुअल इसका जो काम करने का तरीका है, डुअल इनडायरेक्ट एक्टिंग कैसे है, यानी ये नॉन कैटिकोलामाइन कैसे है, डुअल एक्टिंग करती है डायरेक्ट तरीका से भी इनडायरेक्ट तरीका से भी। सबसे पहले स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए ये एक प्री साइनेप्टिक नर्व्स का मैंने डायग्राम ड्रा किया है। यहाँ ये एक उसका रिसेप्टर है, यानी एड्रेनर्जिक रिसेप्टर है और ये डायग्राम में ये जो मैंने डिमॉ किया हुआ है ये है, आप कह सकते हैं कि ये वेसिकल का डायग्राम है और इसके अंदर जो है ये डोपामाइन प्रेजेंट है, यानी इसके अंदर जो है वो मोनोअमाइन प्रेजेंट है। मोनोमाइन कौन से हो सकते हैं, इसके अंदर नेफ्रीन भी हो सकती है, एपिनेफ्रीन भी हो सकती है, नॉर एपिनेफ्रीन भी, एड्रेनालिन भी और इसके अंदर डोपामाइन या इसके अंदर डोपामाइन सेरोटोनिन जो है ये प्रेजेंट हो सकती है। अब ये क्या होगा कि ये न्यूरोट्रांसमीटर हैं, इसके काम करने का, एम्फेटामाइन के काम करने का तरीका ये है कि ये डुअल तरीके से कैसे काम करती है। सबसे पहले स्टूडेंट्स ये क्या करती है, एक्ट ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे इसका एक्ट है और सबसे पहले काम करने का तरीका है रिलीजिंग मोनोअमाइन। सबसे पहले स्टूडेंट जो हमारे प्री सिनेप्टिक नर्व्स की वेसिकल्स के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट है, स्टोर हैं, अब उन सबसे पहले तो ये करेगी रिलीजिंग मोनोमाइन, उन न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करेगी वहाँ से। सबसे पहला इसका एक्ट होगा कि ये इस न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करेगी और साइनेप्टिक स्पेस के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर की अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। जब साइनेप्टिक स्पेस के अंदर इन न्यूरोट्रांसमीटर की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी तो ये
जो है अपने रिसेप्टर के साथ इनकी बाइंडिंग ज़्यादा होगी। जब इनकी बाइंडिंग ज़्यादा होगी तो ये पॉजिटिव आयन कैल्शियम सोडियम को ज़्यादा अलाउड करेंगे, इनकी एंट्री को अलाउड करेंगे। जब इनकी एंट्री अलाउड होगी तो ये स्टिमुलेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेगी, यानी यहाँ पे डिपोलराइजेशन के प्रोसेस की वजह से नर्व जनरेशन जो है या नर्व कंडक्शन जो है वो जनरेट होगी, और जो डिप्रेशन कंडीशन है वो डिप्रेशन से निकल के जो है वो नॉर्मल की तरफ जाएगी। अगर नॉर्मल है तो वो हाइपर की तरफ जाएगी। इस तरह स्टूडेंट्स ये तो एक इसकी पहली एक्टिविटी थी, यानी ये रिलीजिंग मोनोअमाइन उसको रिलीज कर रहा था, और रिलीजिंग की वजह से सिनेप्टिक स्पेस के अंदर इसकी अवेलेबिलिटी ही किसकी, मोनोअमाइन की। मोनोअमाइन क्या थे, डोपामाइन था, सेरोटोनिन थे, या के एपिनेफ्रिन था। अब स्टूडेंट्स दूसरा इसका काम ये है कि इनहिबिट मोनोअमाइन ऑक्सीडाइज। सबसे पहले इसने रिलीज किया और अवेलेबिलिटी जो है यहाँ पे मोनोअमाइंस की बढ़ा दी, जिसकी वजह से जो रिएक्शंस था, जो हमें जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस था बायोलॉजिकल, वो इंक्रीज हो गया। दूसरे नंबर पे स्टूडेंट्स ये क्या कर रहा है, इनहिबिट मोनोअमाइन ऑक्सीडाइज। अब हमने पढ़ा था कोलिनर्जिक सिस्टम के बारे में, आपने पढ़ा होगा कि स्टाइलकोलिन ईस्टरेज इंजाइम्स था जो कि स्टाइलकोलिन की रिलीजिंग के बाद, बाइंडिंग के फ़ौरन बाद उसको डिग्रेड कर देता था, और डिग्रेडेशन की वजह से उसका प्रोसेस स्टॉप हो जाता था। अब स्टूडेंट यहाँ पे जो है ये मोनामीन ऑक्सीडाइज इनहिबिटर, यहाँ पे भी इंजाइम्स प्रेजेंट है। जैसे ही ये रिलीज होता है मोनोअमाइंस न्यूरोट्रांसमीटर, और उसको ये ऑक्सीडाइज कर देता है इंजाइम्स, और उसकी अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। अब डुअल तरीके से एम्फेटामाइन ऐसे काम कर रही है, एक तो उसकी रिलीजिंग ज़्यादा कर रही है, और दूसरे नंबर पे जो इसकी मोनोअमाइन की ऑक्सीडेशन इनहिबिटर इंजाइम्स था वो यहाँ पे नहीं होगा, यानी इसकी डिग्रेडेशन नहीं होगी, तब भी इसकी अवेलेबिलिटी यहाँ पे सिनेप्टिक स्पेस में ज़्यादा होगी, और ये अपना बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ ज़्यादा परफॉर्म करेगा, ज़्यादा एक्शन देखने को मिलेगा। दूसरे नंबर पे स्टूडेंट्स समटाइम ये रीअपटेक को भी कम करती है, यानी जो यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो चुका है उसने दोबारा रीअपटेक होना है सिनेप्टिक प्री सिनेप्टिक नर्व के अंदर, ये रीअपटेक को भी कम करती है। यानी ये नॉन कैटेकोलामाइन ड्रग ऐसे है कि ये जो है ये डुअल तरीका से काम कर रही है, यानी ये उसकी मोनोअमाइन की रिलीजिंग भी करवा रही है, और उसके बाद जो है ये इसकी रीअपटेक को भी कम करवा रही है, और उसके बाद ये क्या काम कर रही है कि ये मोनोअमाइन की ऑक्सीडेज इनहिबिटर है, यानी इनहिबिट करती है इसकी ऑक्सीडेशन को, यानी इसकी ऑक्सीडेज को इनहिबिट करती है, एंजाइम्स इसको डिग्रेड नहीं करता इस वजह से। सो स्टूडेंट इसकी जब मोनोअमाइन की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी तो जो एक्शन है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, अब हमने देखना है इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है। स्टूडेंट्स ये सबसे पहले इफेक्ट ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट करती है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे स्टूडेंट्स इसका इफेक्ट होगा, अल्फा रिसेप्टर पे भी काम करती है, बीटा रिसेप्टर पे भी काम करती है। इससे प्रीवियस लेक्चर्स में मैं आपको बता चुका हूँ। अल्फा रिसेप्टर के बारे में और बीटा रिसेप्टर के बारे में दोबारा रिपीट कर देता हूं कि एड्रेनर्जिक सिस्टम के जो रिसेप्टर हैं वो अल्फा रिसेप्टर हैं और बीटा रिसेप्टर्स हैं, और इसकी सब टाइप्स हैं। अब ये जो एम्फेटामाइन है ये अल्फा रिसेप्टर पे भी काम करती है और बीटा रिसेप्टर्स पे भी काम करती है, यानी ये अल्फा रिसेप्टर पे भी और बीटा रिसेप्टर दोनों पे काम करती है। इन रिसेप्टर्स के बारे में आप पढ़ चुके हैं कि जो अल्फा रिसेप्टर है वो हमारी ब्लड वेसल्स पे पाया जाता है और ये वैसो कंस्ट्रिक्शन का काम करता है, जबकि बीटा 1 और बीटा 2 के बारे में आपको बता चुका हूँ कि बीटा 1 रिसेप्टर जो है ये हमारे मायोकार्डियम का रिसेप्टर है, यानी हार्ट पे प्रेजेंट रिसेप्टर है। ये क्या काम करता है, ये जो है बीटा वन रिसेप्टर जो हार्ट पे प्रेजेंट है, और ये क्या करता है कि ये हार्ट रेट को इंक्रीज़ भी कर देता है और हार्ट रेट को डिक्रीज़, यानी हार्ट रेट को इंक्रीज़ करने का काम जो है ये इसका है। ट्रेकिकार्डिया, इससे ट्रेकिकार्डिया होगा। और बीटा 2 जो है ये वैसोडाइलेटर है, यानी ये कार्डियक आउटपुट को भी ज़्यादा करता है। और दूसरे नंबर पे ये क्या करता है कि ये हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं उनको डायलेट करता है, उनका साइज़ भी जो है वो उनका हुजम ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड का फ्लो जो है वो भी ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद स्टूडेंट्स अगर इसकी लार्ज डोज दी जाती है, अगर इस एम्फेटामाइन की लार्ज डोज दी जाती है तो इसका साइड इफ़ेक्ट या इसका जो इफ़ेक्ट होगा वो क्या होगा।
अगर इसकी लार्ज डोज दी जाए स्टूडेंट्स तो यहाँ पे टर्म इस्तेमाल हुई है कार्डियक अरिथमिया। कार्डियक अरिथमिया स्टूडेंट्स मैंने इससे प्रीवियस लेक्चर्स में आपको बताया था कि अरिथमिया कंडीशन ये होती है कि हमारी जो हार्ट रेट है वो एक ख़ास रिदम से चल रही है। फॉर एग्जांपल वो 1 मिनट के अंदर हमारी हार्ट रेट जो है वो 72 जो है वो पर बीट है, ठीक है। अब यही जो अगर कार्डियक अरिथमिया होगा तो यही पर बीट जो है सम टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी, सम टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी। इसकी बड़ी एग्जांपल कार्डियक अरिथमिया की ये है कि यहाँ पे एक ख़ास रिदम से टिक टिक की आवाज़ आ रही है। अब इसको ज़्यादा कर दें या कम कर दें तो ऐसी कंडीशन अगर हार्ट की पल्पिटेशन के अंदर आती है तो इसको कहते हैं कार्डियक अरिथमिया, ये काज कर सकती है। उसके बाद स्टूडेंट्स जब ये बीटा 1 रिसेप्टर पे काम करती है तो ये क्या करती है, टेकीकार्डिया काज करती है। टेकीकार्डिया मैं आपको बता चुका हूँ कि टेकीकार्डिया जो है उस कंडीशन को कहते हैं जब हमारी हार्ट रेट नॉर्मल बीट से ज़्यादा हो जाती है। फॉर एग्जांपल हमारी हार्ट बीट 72 से 100 तक चली जाती है, या ये 95 तक चली जाती है, या इससे अबव भी होती है तो ये होगा टेकीकार्डिया, हार्ट रेट का ज़्यादा हो जाना इसकी वजह से। उसके बाद स्टूडेंट माइड्रेसिस की सिम्टम्स या माइड्रेसिस ऐसी कंडीशन को कहते हैं जबकि हमारी आंख की जो प्यूपल है वो डायलेट हो जाती है। उसके बाद स्टूडेंट्स चलते हैं इसके थेरेपेटिक यूजेस की तरफ। थेरेपेटिक यूजेस क्या हैं, यानी क्लिनिकल इसका यूजेस क्या होगा। सबसे पहले स्टूडेंट्स ये दी जाती है, ये टर्म याद रखिएगा, ADHD। ADHD क्या है, अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। स्टूडेंट्स ये खसूसी तौर पे यंग के अंदर या ये बच्चों के अंदर डिसऑर्डर होता है, या किसी पेशेंट के अंदर, जिस पेशेंट के अंदर ये डिसऑर्डर होगा वो किसी ख़ास पर्टिकुलर थिंग या किसी ख़ास जो उसको टास्क दिया जाए उस पर उसकी कंसंट्रेशन नहीं रहेगी। कोई भी काम करेगा तो ज़्यादा देर तक उस पर तवज्जो जो है वो मरकूज़ नहीं कर सकेगा, बल्कि कोई काम भी दिया जाएगा तो उसके अंदर लापरवाही बरतेगा। खुसूसन बच्चों के अंदर ये डिसऑर्डर है। और इस ड्रग के देने से जो कॉन्सेंट्रेशन है, स्टिमुलेंट यानी डिप्रेशन कंडीशन से ये जो है नॉर्मल लेवल पे एक्टिविटीज़ को, CNS की एक्टिविटीज़ को लेकर आएगी, जिसकी वजह से वो ज़्यादा देर तक कोई भी पेशेंट किसी भी काम पे ज़्यादा तवज्जो दे सकता है। ये याद रखिएगा, इसको कहेंगे हम अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ठीक है। उसके बाद बच्चों यहाँ पे नार्कोलेप्सी एक टर्म है, इसकी वजह से यानी ये डिसऑर्डर नार्कोलेप्सी डिसऑर्डर है। डिसऑर्डर क्या है, एक्सेसिव स्लीपिंग टाइम। सम टाइम बहुत ज़्यादा लोग जो हैं पार्टिकुलर पेशेंट डे टाइम स्लीप जो सो रहा होता है, यानी वो मतलब उसको उठाने की कोशिश करो या वो सारा दिन सोया रहता है, सारा दिन सुस्ती पड़ी रहती है, सोया रहता है, यानी डे टाइम बहुत ज़्यादा उस पार्टिकुलर पेशेंट के अंदर नींद का गलबा होता है। इसको कहते हैं स्टूडेंट्स नार्कोलेप्सी, यानी एक्सेसिव स्लीपिंग डे टाइम। दिन के वक्त जो है बहुत ज़्यादा कसरत से पेशेंट को नींद आती है या सुस्ती काहली भी हो सकती है। इसकी बात करें फार्माकोनाइटिक्स की। फार्माकोनाइटिक्स के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि व्हाट डज बॉडी डू विद ड्रग। हमारी बॉडी जो है वो ड्रग के साथ क्या सलूक करती है, क्या उस पर प्रोसेस करती है, तो ये है फार्माकोनाइटिक्स। फार्माकोनाइटिक्स में स्टूडेंट्स ये देखना होता है कि हमने ये इसकी जो अब्जॉर्प्शन है वो जो है वो GIT से है, यानी हम इसको ऑरल रूट से ले सकते हैं, गैस्ट्रल इंटेस्टाइनल ट्रैक के अंदर ये डिज़ोल्व हो सकती है, इसकी अब्जॉर्प्शन हो सकती है, एब्सोल्युटली हो सकती है। उसके बाद ये मेटाबोलाइज होती है, लीवर इसको मेटाबोलाइज कर देता है, और जिसको मोस्टली वो ड्रग्स जो लीवर जिसको मेटाबोलाइज कर देता है, मोस्टली ड्रग्स जो हैं वो यूरिन से ही एक्सक्रेट होती हैं, यानी इसकी एलिमिनेशन बॉडी से जो है वो थ्रू यूरिन है, यानी ये एक्सक्रेट होती है यूरिन के थ्रू। उसके बाद स्टूडेंट्स एडवर्स इफेक्ट, अगर इस ड्रग की ज़्यादा मिकदार ले ली जाए पार्टिकुलर पेशेंट के अंदर कौन सी सिम्टम्स अपीयर होंगी। सबसे पहली जो सिम्टम्स है वो स्टूडेंट है आइसोमनिया। आइसोमनिया ऐसी कंडीशन है जिसमें स्लीपिंग डिसऑर्डर है। स्टूडेंट्स आइसोमनिया का जब भी टर्म आपको पढ़ने को मिले तो ये याद रहे कि पार्टिकुलर पेशेंट में नींद उड़ी हुई होती है। बहुत से लोग आपने देखे हैं कि ख्वाबावर मतलब ये बारबिचुरेट्स ले रहे होते हैं, ट्रिंकुलाइजर ले रहे होते हैं, स्टूडेंट्स बेंजोडाइज़ेपाइन ले रहे होते हैं। तो ये सारी ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि डिप्रेशन कंडीशन, हाइपर कंडीशन जो कि यानी हाइपर कंडीशन को डिप्रेशन कंडीशन में लाती हैं। अगर ये ज़्यादा मिकदार में ले ली जाए तो ये
जो बेख्वाबी, ये बेख्वाबी कर सकती है, यानी ये नींद ना आना की सूरत हाल पैदा हो जाती है। उसके बाद स्टूडेंट अगली टर्म यहाँ पे लिखी हुई है इरिटेबिलिटी। इसमें क्या होता है कि मरीज़ का जो मिजाज है वो चिड़चिड़ापन हो जाता है। वीकनेस आ जाती है, आपको पता है, कमज़ोरी, डिजीनेस जो है, ऊंग आना, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स ये ट्रेमर टर्म लफ्ज़ है, ट्रेमर टर्म उस वक्त इस्तेमाल करेंगे जब राशा की कैफियत होगी, हाथों या पाँव का पार्टिकुलर आर्गन का कांपना। किसी आप बुज़ुर्ग को देखते होंगे, उसका चेहरा जो है वो कांप रहा होगा या उसके बाजू हाथ कांप रहे होंगे, इसको कहते हैं राशा या ट्रेमर कंडीशन। इससे ट्रेमर कंडीशन हो सकती है। उसके बाद स्टूडेंट्स इस तरह के ड्रग्स जो हैं ज़्यादा देने से सुसाइडल थॉट्स आ सकती हैं, खुदकुशी का रुझान बढ़ सकता है पेशेंट के अंदर। कार्डियक अरिथमिया, मैंने कार्डियक अरिथमिया के बारे में आपको यहाँ पे बता दिया है कि कार्डियक अरिथमिया क्या है। कार्डियक अरिथमिया यानी नॉर्मल पल्पिटेशन का या नॉर्मल हार्ट रेट्स का नॉर्मल से अब नॉर्मल कंडीशन में चला जाना कार्डियक अरिथमिया कहलाता है। हाइपरटेंशन की टर्म जहाँ पे भी आए तो ये याद रहे कि ये ब्लड प्रेशर जो है नॉर्मल, यानी ये जो है ब्लड प्रेशर जो है ये बूस्ट कर जाएगा, यानी नॉर्मल से ज़्यादा हो जाएगा, तो इसको कहेंगे हाइपरटेंशन। ब्लड प्रेशर का नॉर्मल कंडीशन से ऑप्टिमम लेवल से ज़्यादा हो जाना, हाइपरटेंशन। तो ये हाइपरटेंशन काज कर सकती है एम्फेटामाइन अगर ज़्यादा मकदार में दी जाए या इसका एडवर्स इफ़ेक्ट भी मिल सकता है। इसका एडवर्स इफ़ेक्ट अंजाइना पेन की सूरत में भी हो सकता है। स्टूडेंट्स, अंजाइना के बारे में हम आगे बढ़ेंगे कि जब हमारे जो कार्डियक ब्लड वेसल्स हैं, कार्डियक ब्लड की आर्टरीज़ हैं, उनको उनकी ज़रूरत के मुताबिक ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिलती, तो तब जो हमें सिम्टम्स देखने को मिलती हैं वो अंजाइना पेक्टोरस के सिम्टम्स हैं। वो हम आगे पढ़ेंगे कि ये अंजाइना पेन या अंजाइना कैसे काज होता है। बहरहाल यहाँ पे अंजाइना पेन इतना ही कि ये हार्ट के रिलेटेड, यानी हार्ट के मसल्स को ऑक्सीजन की सप्लाई कम मिलने की वजह से जो पेन है वो अंजाइना पेन है। उसके बाद स्टूडेंट्स हेडेक, सर दर्द, आपको पता है। स्वेटिंग, यहाँ पे स्वेटिंग का लफ्ज़ है तो यहाँ पे जो है ये स्वेटिंग यानी नॉर्मल लेवल से भी ज़्यादा स्वेटिंग होगी, ओवर स्वेटिंग होगी। उसके बाद स्टूडेंट नौजिया कंडीशन मैं आपको बता दूं, नौजिया जहाँ पे भी लफ्ज़ इस्तेमाल हो, टर्म इस्तेमाल हो, ये याद रहे कि नौजिया कंडीशन वॉमिटिंग से प्री कंडीशन जो है वो होती है। फॉर एग्जांपल आपने किसी भी पार्टिकुलर पेशेंट के अंदर वॉमिटिंग की कंडीशन है, यानी उसका जी मतला रहा है, वॉमिटिंग से पहले जो है वो दिल ख़राब होना, अबकाइयाँ आना, मुंह से पानी का आना, ये नोज़िया की कंडीशन होती है। उसके बाद स्टूडेंट डायरिया की कंडीशन भी इससे हो जाती है। स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर, के बारे में हमने पढ़ा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली ड्रग के साथ और अगले जो एनर्जी के एंटागोनिस्ट हैं उनके साथ। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।